नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। आज लाल किले के प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपने 12वें संबोधन एज ए प्रधानमंत्री देश को संबोधित किया, तो उनके भाषण में नयापन कुछ नहीं था। दो तीन चीजें नई थी जिसका जिक्र काफी कार्यक्रम में हो चुका है। लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट जो विपक्ष के लिए भी था, वो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूरी भूरी प्रशंसा करना। जिस हिसाब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे उन्होंने कहा 100 साल पूरे हो गए, उसे समर्पित एनजीओ कहा, देश को बनाने वाले का बहुत सारा उन्होंने कहा, उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। मेरे लिए भी ये बात थोड़ी सरप्राइज ही थी। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपने संबंध कोई भी बीजेपी का नेता वैसा नहीं छुपाता। लेकिन जब जेपी नड्डा अध्यक्ष है, जब उन्होंने कहा था कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में सक्षम हो गए, उस बात के बाद संघ और बीजेपी के डायरेक्शंस अलग हो गए हैं, ये बात सामने थी। जब से गुजरातियों ने सत्ता पे दिल्ली में सत्ता और संगठन काबिज किया, तब से कहीं ना कहीं असहजता संघ के बीच में है। इसी बीच लोकसभा चुनाव में जब पानीपत हुआ बीजेपी का, और बीजेपी जहां 370 आनी थी वो 270 भी नहीं आ पाई, तो कहीं ना कहीं उन्हें इंडिकेशन ये भी मिला कि संघ की जरूरत जरूरी है। उसके बाद प्रधानमंत्री नागपुर भी गए, एक हॉस्पिटल के शिलान्यास कार्यक्रम में मोहन भागवत जी से भी उन्होंने बातचीत की। लेकिन ये सब कार्यक्रम की बातें रही। बिहाइंड द कर्टन, रूम के अंदर जो बातचीत होती है या एक दूसरे की सलाह ली जाती है, वो कतई नहीं। कुल मिलाकर जो खबरें चल रही है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर मेरा नागपुर के लोगों से क्या बात हुई, नागपुर में कुछ वरिष्ठ या पुराने प्रचारकों से जो बात हुई, उससे जो निचोड़ निकाला, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरह से लाल किले के प्राचीर से आरएसएस की सराहना की, तारीफ के पुल बांधे, इसके 100 वर्ष के संघर्ष की विजय गाथा को शब्द में बयां करने की कोशिश की, उससे विपक्षी दलों की मिर्ची लगना स्वाभाविक है। जो दल अभी तक राष्ट्रीय सेवक संघ की विचारधारा के खिलाफ राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उन्हें इसकी तारीफ और वह भी लाल किले से कैसे बर्दाश्त होगी। लेकिन बीजेपी तो आरएसएस की विचारधारा से पैदा हुई पार्टी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने भी अपने हित में किए गए संघर्ष के को भुलाने की कोशिश की थी। लेकिन अब उसी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी को अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिशन पर काम करने वाले संगठन का गौरवगान करना पड़े, तो इसके पीछे निश्चित रूप से एक मजबूत बैकग्राउंड होगा। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में आरएसएस की 100 वर्ष की लंबी संघर्ष यात्रा का जिस अंदाज से पेश किया, उसमें राजनीतिक इतिहास, उसके वर्तमान और भविष्य की परछाई दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के निर्माण में हर किसी का योगदान होता है। वो बोले कि आज मैं बहुत गर्व के साथ इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल से राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पुष्टि है। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक माँ भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर लक्षावधि स्वयंसेवक की मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन इसकी पहचान रही है। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का यह सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास मैं आज लाल किले के प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान देने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्ण स्मरण करता हूं और गर्व करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री के इस पूरे भाषण में यदि मैं कुछ चीजें देखता हूं, तो वो ये है कि पहली बार स्वयंसेवक संघ की 15 अगस्त के किसी भाषण में किसी प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख किया, और 100 साल संघ को पूरे हो रहे हैं इस उपलक्ष्य में उल्लेख किया। उन्होंने ऐसे ही 200 साल की जयंती पे ज्योतिबा फुले का भी उल्लेख किया। लेकिन यहाँ अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी स्वयं का भी नाता स्वयंसेवक संघ के साथ जोड़ते। प्रधानमंत्री ये भी कहते कि मुझे भी गर्व है कि मैं ऐसे संस्थान से जुड़ा।
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सेवकों को तो नमन किया, लेकिन स्वयं का उनके साथ घनिष्ठ संबंध होना या अपना संबंध होने का कोई जिक्र नहीं किया। ऐसे कई नेता हैं, उदाहरण के तौर पे नितिन गडकरी एक बेबाक बोलने वाले हैं, लेकिन उनको जब कोई पूछता है संघ के आपके संबंध, वो कहते हैं हाँ कि मैं स्वयं सेवक सर्वप्रथम हूँ, मेरा दायित्व संघ के प्रति है। तो संघ के प्रचारक रहे या संघ पे बड़े ओहदे पे रहे नरेंद्र मोदी जी, जिनका जीवन ही संघ ने शेप किया, ऐसा वो निजी वक्तव्य में कहते हैं। वह पब्लिकली इस भाषण में ये भी कह देते कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसका श्रेय भी स्वयंसेवक को जाता है और मुझे घड़ाने का श्रेय स्वयंसेवक को जाता है। उन्हें मात्र एक देश का एनजीओ 100 साल पूरा कर रहा है, इसके उपलक्ष्य में उसका बखान किया, स्वयं को दूर रखा। उससे जो सबसे बड़ी बात खटकी है वो ये कि उन्होंने स्वयंसेवक संघ के जितने भी अ, वो रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, उनका कभी कोई जिक्र नहीं किया और बार-बार वो अ, स्वयंसेवकों की बात करते रहे। वो बात कर सकते थे स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चलाने वाले सरसंघ चालक एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है। वो एक पावर सेंटर है। जब वो विपक्ष में, जब कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में थी, तब भी वो एक पावर सेंटर हुआ करता था। विपक्ष की राजनीति की धुरा वो होते थे। भले ही वो सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन राजनीति में दखल पूरी होती थी। इसके संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार, जो 1924 से लेके 40 तक, संस्थापक से लेके 40 तक इसके सरसंघ चालक रहे, यानी प्रमुख रहे। उनका जिक्र ये कर सकते थे, वो नहीं किया। उसके बाद माधव सदाशिव गोलवलकर आए। गोलवलकर गुरुजी के नाम से जाने जाते थे। वो 1940 से 1973 तक रहे। उसके बाद मधुकर दत्तात्रेय देवरस आए, जो 1973 से 1994 तक रहे। उसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह आए, जो 1994 से लेकर 2000 तक रहे। उसके बाद के एस सुदर्शन आए, जो 2000 से 2009 तक रहे। फिर मोहन मधुकर भागवत आए, जो 2009 के बाद वर्तमान में सरसंघ चालक। यदि मैं कहूं कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और के एस सुदर्शन यदि ये दो छोड़े, तो बाकी सभी मराठी ब्राह्मण ही दिखाई देते हैं, चाहे हेगड़ेवार जी हो, चाहे गोलवलकर जी हो, चाहे देवरस जी हो, और चाहे वर्तमान में भागवत जी हो। लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी जी हेगड़ेवार जी का जिक्र कर सकते थे, गोलवलकर जी का कर सकते थे। कम से कम इन दो महापुरुषों का तो जिक्र वो कर ही सकते थे। लेकिन उन्होंने इस दोनों का जिक्र नहीं करते हुए ये कहने का प्रयास किया कि स्वयं सेवक ही सब कुछ है। नागपुर में कई प्रचारकों ने, जो पूर्व प्रचारक है या जो अभी रिटायर्ड हो गए हैं संघ से, उनमें से कई लोगों ने वृद्धावस्था में जो है अभी, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनको इस बात का बहुत नागावर गुजरा। उनने कहा कि क्या मोदी जी इंडिकेशन देना चाहते हैं कि कोई सरसंघ चालक की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ अहमियत जो है वो एक स्वयंसेवक की है। संघ स्वयंसेवक से ही बनता है, जैसी भाजपा का पार्टी कार्यकर्ता से बनती। तो फिर नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी उनके मुखिया है। वैसे ही सरसंघ चालक ये संघ के मुखिया है। कम से कम हेगड़ेवार जी या गोलवलकर जी का नाम तो प्रधानमंत्री ले सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या ये इंडिकेशन दिया कि वर्तमान में भागवत जी की भी कोई अभी स्थिति ठीक नहीं है, जो कुछ भी है स्वयंसेवक है। एक वो रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन ये है, क्या जो लगातार कुछ मीडिया इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या मोदी जी ने संघ के सामने समर्पण किया? मोदी जी संघ के सामने समर्पण करते तो अपने आप को भी संघ से जोड़ते। संघ के सामने ही समर्पण करते तो फिर मोदी जी कई बातें करते, जो मोदी जी की एक तरह से आदत है। वो हर जगह से अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने बस एक 100 साल पूरे हुए की एक विधि कर। ये भी कहा जाता है कि मोदी जी का भाषण के प्रमुख बिंदु क्या अमित शाह जी के यहाँ आते हैं या अमित शाह मोदी जी को बुलवाते हैं। वर्तमान में सत्ता और संगठन दोनों पे कब्जा अमित शाह जी का ही है। तो क्या अमित शाह जी ने ये आधा अधूरा रेफरेंस देकर
एक नई अड़चन पैदा कर दी है मोदी जी के लिए? क्या ये संघ और भाजपा का टकराव के ऊपर ये एक छलावा है कि बस उन्होंने ये कर दिया और संघ का टकराव खत्म हुआ? सवाल है कि संघ की जरूरत भाजपा को नितांत है। संघ हमको नहीं चाहिए ऐसा बोलने वाला भाजपा अब संघ संघ कर रहा है, क्योंकि दो 370 जहां आने थे वहां 240, टेक्निकली 180-60 मशीनों का खेल ऐसा ईडीआर कहती है। तो फिर आपको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। वर्तमान में संघ 2024 के नतीजों के बाद चुनाव आयोग के लगातार संगठन पे पकड़ बनाना चाहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसमें संघ दखल देना चाहता है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री पद पर 75 साल पूरे हुए, लेकिन संघ के कई लोगों का ये भी कहना है कि मोदी जी को 5 साल के लिए मैंडेट दिया है लोगों ने। जब चुनाव होते तो 5 साल के लिए, मोदी जी चुनाव जीत के आए हैं 5 साल के लिए, तो कम से कम 2029 तक वो प्रधानमंत्री रहे। तो 75 साल वाला जो एक तलवार टंटी थी उससे तो वो निजात पा गए। मोदी जी को 2029 तक अपनी कुर्सी छोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं, वहीं रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि फिर संगठन किसके पास रहेगा? यदि संगठन में नया अध्यक्ष आता है और वो इन लोगों का रबर स्टैंप होने के बजाय यदि संघ का नजदीकी कोई व्यक्ति आता है, चाहे फिर वो वसुंधरा जी हो, चाहे फिर संजय जोशी हो, तो फिर सरकार को संगठन के सामने नतमस्तक होना होगा। फिर सरकार कैसे चलेगी ये संगठन तय करेगा। मुख्यमंत्री कैसे होंगे संगठन तय करेगा। टिकट कैसे बांटेंगे संगठन तय करेगा। अभी संगठन के नाम पे एक रबर स्टैंप है जिनका नाम जेपी नड्डा है। पूर्ण रूप से संगठन और सत्ता एक हो गए हैं। संघ संगठन को अलग चाहती है क्योंकि सत्ता आती जाती है, संगठन को निरंतर बना रहना चाहिए। सत्ता संगठन पे जब हावी होती है तो फिर कई संगठन में काम करने वाले अच्छे लोग किनारे पे लगाए जाते हैं। जैसा रवि भगत जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, उसे किनारा कर दिया क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ फ्रंट खोला था जो भाजपा से आया नहीं था, जो ब्यूरोक्रेट था। ओपी चौधरी वो ब्यूरोक्रेट है। वो वीआरएस लेके बीजेपी ज्वाइन कर और अभी वित्त मंत्री बने। उनके तार अमन सिंह से जुड़े हैं। अमन सिंह वर्तमान में अडानी के यहाँ डायरेक्टर है। तो एक अडानी इतना भारी पड़ गया कि आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाला एक युवक जो महामंत्री रह चुका है भारतीय युवा मोर्चा का, उसे अपने पद से हटना पड़ा क्योंकि उसने आदिवासियों का विकास मेरे जिले में क्यों नहीं होता ये प्रश्न पूछे थे। जो फंड आदिवासियों के लिए माइनिंग से आता है, जो माइनिंग से सेस वसूला जाता है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन जो डीएमएफ का फंड होता है, वो पैसा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं यूज होता, जबकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस की मेजोरिटी है और एक सीट मात्र बीजेपी के लिए है। तो संगठन यदि वहां अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है तो फिर उसमें मट्ठा कौन डालता है? ये जो दलाल टाइप लोग जो बीजेपी में शामिल होकर सत्ता में काबिज है, ये तब होता है जब सत्ता संगठन पर हावी होती है। यदि संगठन सत्ता पे हावी होता तो ये ओपी चौधरी कभी मंत्री भी नहीं बनता, विधायक भी नहीं बनता और रवि भगत जैसे लोगों की वक़्त होती। एक आदिवासी नेता छत्तीसगढ़ का, एक उम्दा नेता, युवा नेता जिसको भविष्य है, उसको भविष्य में मट्ठा डाल दिया। कुल मिलाकर ये ऐसी कई चीजें हैं जो संघ जिले-जिले से संघ के पास सूचनाएँ हैं, प्रदेश-प्रदेश से संघ के पास सूचना है। इसलिए संघ केन-केन प्रकरण किसी भी हालत में संगठन पे दबाव बनाना चाहता है, संगठन का अध्यक्ष अपना चाहता है। संघ अपने आप को कहता है कि हम सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, हमको कोई लेना-देना नहीं। लेकिन भाजपा संघ का एक आउटफिट है, ये बात सारी दुनिया जानती है। कहने के लिए बात कुछ होती है, करने के लिए बात कुछ होती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री भले ही कहे कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, हमारा स्वास्थ्य और ये करना, वो करना, कई योजनाओं का उन्होंने बखान किया, लेकिन 2 दिन पहले ट्रिप टी 3 ट्रिपल मिलियन ट्रिलियन 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पैच। लेकिन कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी या तीसरी इकोनॉमी विश्व की कोई मायने नहीं रखेगी यदि स्वास्थ्य और एजुकेशन सामान्य इंसान के हाथ से बाहर चला जाएगा। ये जो दावा है उनका, ये वो ग्राउंड रियलिटी है जो उनकी विभिन्न शाखाओं के स्वयंसेवक उनको ऊपर तक पहुंचाते हैं। सरकार के पास सूचनाएं नहीं आती। पहले संगठन हावी था, वो सरकार को बताता था कि क्या कमी है क्या नहीं, और सरकार
चाहे अटल जी की हो, चाहे आडवाणी जी की हो, एक तरह से संगठन के अनुसार चलती थी। यहाँ सत्ता और संगठन एक होने के कारण ऐसे कई दलाल टाइप लोग सत्ता में आ गए हैं। संघ इसको भी क्लीन करना चाहता है, क्योंकि सत्ता आएगी, जाएगी, फिर जाएगी, लेकिन संगठन बना रहना चाहिए। संगठन टूट गया तो फिर सत्ता के सपने कोई नहीं देखते। जैसे कांग्रेस का हो गया, कांग्रेस लगातार गुजरात में बाहर है, तमिलनाडु में बाहर है, यूपी में बाहर है, उड़ीसा में बाहर है। राज्य दर राज्य कांग्रेस समाप्त होती गई, क्योंकि उन्होंने कभी संगठन पे ध्यान नहीं दिया। सत्ता पे काबिज होने का ही हमेशा उनको ध्यास बनता रहा। कुल मिलाकर किसी भी सरसंघ चालक का नाम न लेना, अपने आप को भी संघ से नहीं जोड़ना, ये किसी और तरह से इशारा करता है। कम से कम नागपुर तो इसको उस एंगल से देख रहा है। बाकी मीडिया अपना अपना विश्लेषण करते हैं। जो सूचनाएं हमारे पास थी, जो विश्लेषण हम कर सकते थे, वो आपके सामने पेश किया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।